वेरी गुड, वेरी गुड। अटेंटिव होके बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ओके, चैप्टर 5 यूनिट 5 बोल सकते हो, यूनिट 5 वेव ऑप्टिक्स। अभी हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा। रे ऑप्टिक्स में आपने क्या पढ़ा? रे ऑप्टिक्स में आपने ये पढ़ा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे आप, एरो लगा देते थे, आप बोलते थे सर ये रे है, रे ऑफ लाइट। और जब भी कोई दो रे ऑफ लाइट मिलती थी किसी पॉइंट के ऊपर तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती थी। ठीक है, तो हमने रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा कि रे ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, हमने इमेज के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट इरेक्ट कब होता है, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कब होता है, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड होता है, इमेज मैग्नीफाइड होती है, इमेज स्मॉलर होती है, इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट होती है, ओके, रियल होती है, वर्चुअल होती है। सारी चीजें हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर करी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स क्या बताती है? ये हमें रिलेशन देती है रेज ऑफ लाइट और वेव्स के बीच में। वेव ऑप्टिक्स हमें रिलेशन बताती है रेज ऑफ लाइट और वेव्स के बीच में। ठीक है, अब लाइट क्या है? अगर हम बात करें लाइट की डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। नॉर्मली हमें पता है, हम लाइट रोज देखते हैं, सन आता है जाता है, लाइट आती है जाती है, बल्ब जलाते हो लाइट मिलती है, कैंडल जलाते हो लाइट मिलती है, आग जलाते हो लाइट मिलती है। लाइट है क्या? लाइट से हमें क्या, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है लाइट से? लाइट ना हो तो क्या होता है? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लाइट आ गई तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। इट मींस लाइट क्या कर रही है? इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे रेज ऑफ लाइट और वेव्स के बीच में। और वेव ऑप्टिक्स ये कंसीडर करके चलती है कि लाइट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, और ये वेव्स कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। अब आपने दो तरह की वेव्स +1 में करी हुई है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पे जिन वेव्स की हम बात कर रहे हैं वो वेव्स कौन सी होंगी? ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। ठीक है, और हमने यह भी पढ़ा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर के अंदर जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट की क्या होता है? क्या चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। इट मींस द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो अब लाइट हम बात करेंगे कि लाइट जो है ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो लाइट की वेलोसिटी मतलब वेव की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी मतलब वेव की वेलोसिटी। तो जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी चेंज होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे। ठीक है, तो हमें यह कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। रे ऑप्टिक्स में हमने इतनी बात सीखी थी कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज। ठीक है, और हमने कहा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो या तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। पर लाइट, अब वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम ये बात करेंगे कि लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ऑलरेडी यू हैव डन दिस चैप्टर, मैं इसको रिवाइज ही करवा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहली बात, जो सबसे पहली डेफिनेशन है, फ्रंट वेव, साथ में क्या लगा है? फ्रंट वेव, फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? पाथ है। वेव फ्रंट क्या है? पाथ। हम नॉर्मली बोलते हैं लोकस,
उन सारे पार्टिकल्स, अब वेव जो ट्रेवल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेव जब भी ट्रेवल करती है तो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेव है, तो इसमें यहां पे एक पार्टिकल होगा वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, दूसरा पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, इस तरह से पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहां भी पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो वेव फ्रंट क्या है, लोकस है उन सारे पार्टिकल्स का, पाथ है उन सारे पार्टिकल्स का जो वाइब्रेट कर रहे हैं इन सेम फेज। इन सेम फेज, फेज मतलब अगर यहां पे हम बात करें तो ये सारे पार्टिकल, जब सारे पार्टिकल इकट्ठे ऊपर जाएंगे, आपको एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट मैच होता है जब, तो आप देखते हो लोग उठते हैं, खड़े होते हैं सीट पे, इस तरह से वेव्स बनाते हैं। वो ये उठे, फिर अगले उठे, फिर अगले उठे, इस तरह से वेव्स बनती हैं। तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है। और वेव फ्रंट जो है ये डिपेंड करता है कि उसका सोर्स कैसा है, लाइट का सोर्स कैसा है। अब नॉर्मली अगर आपके घर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको कितनी तरह के सोर्स ऑफ लाइट मिलेंगे? आपको बल्ब मिल जाएगा, आपको ट्यूबलाइट मिल जाएगी, ठीक है, आपको घर के अंदर सनलाइट मिल जाएगी। तो जो वेव फ्रंट है वो 3 तरह का होता है। वेव फ्रंट कितने टाइप्स का होगा? 3 टाइप्स का होगा। सबसे पहला वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये वाला। फर्स्ट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। और स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो? पॉइंट सोर्स हो, जस्ट लाइक बल्ब, जस्ट लाइक बल्ब। तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो ये होगा वेव फ्रंट, ये होगा वेव फ्रंट, ये होगा वेव फ्रंट। अब लाइट है तो निकल तो उससे रेज ही रही हैं, तो ये क्या है? ये रेज हैं, रेज ऑफ लाइट। दीज आर द रेज ऑफ लाइट। तो आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है, एक चीज और याद रखनी है, जो रेज ऑफ लाइट होती है वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या हो? पॉइंट सोर्स हो। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं बल्ब। दूसरा वेव फ्रंट आता है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो? लाइन की तरह हो। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो, ट्यूबलाइट। तब जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? स्फेरिकल, सॉरी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये आ गया, सिलेंडर की ये आ गई सोर्स ऑफ लाइट, और इसके अराउंड जो वेव फ्रंट बनेगा दैट वेव फ्रंट विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये है रेज ऑफ लाइट, यहां भी होंगी, सारी जगह होंगी। तो याद रखना है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो? लीनियर हो, लाइन की फॉर्म में हो। तो थर्ड वेव फ्रंट आता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तीसरा वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? प्लेन वेव फ्रंट तब बनता है जब हमारा सोर्स जो है, चाहे वो लीनियर सोर्स हो चाहे पॉइंट सोर्स हो, बहुत दूर हो। चाहे वो लीनियर सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो, वो बहुत दूर हो, तो हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। इसका एग्जांपल ले लो आप, सन। सन से जो लाइट आ रही है, सन बहुत दूर है, सन इज सोर्स ऑफ, अब सन क्या है हमारे लिए? तो पॉइंट सोर्स है। सन जो है सोर्स ऑफ लाइट है, पर हमारे लिए क्या? बहुत दूर है, इसलिए वो कैसा सोर्स है? पॉइंट है, तो पॉइंट सोर्स, पर बहुत दूर है। अब उससे जो वेव फ्रंट बनेगा, उससे जो आने वाली लाइट जो वेव फ्रंट बनाएगी, दैट वेव फ्रंट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। तो आपने याद रखना है वेव फ्रंट कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होंगे। नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट जो पॉइंट सोर्स से बनता है। नंबर 2 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो किससे? लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से बनता है। और नंबर 3 कौन सा आया हमारे पास? प्लेन वेव फ्रंट, जब पॉइंट जो सोर्स है
वो सोर्स में भी लीनियर हो सकता है या सोर्स में भी पॉइंट सोर्स हो सकता है। अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है तो जो वेव फ्रंट बनने वाला है या वेव फ्रंट जो बनता है, दैट वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट को हम इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास रेक्टेंगल या जो रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी आप बोलो, ये वेव फ्रंट है। और ये जो एरोज मैं बता रहा हूं, इस वेव फ्रंट से रेज जो आ रही है, रेज ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल तो रेज की फॉर्म में ही कर रही है, पर यहां पे हम बात करने जा रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखनी है, जो हम भूल जाते हैं करते करते, कि जो वेव फ्रंट है, रेज ऑफ लाइट उस वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। चाहे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, प्लेन वेव फ्रंट हो, कोई भी वेव फ्रंट हो, रेज ऑफ लाइट उसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट देखते हैं कैसा होता है। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होगा वो इस तरह का होगा। ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे रेज निकल रही हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे रेज निकल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट बनेंगे इनको बोलेंगे हम डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसी तरह से नेक्स्ट है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कि रेज आ रही हैं, रेज ऑफ लाइट आर कमिंग। यहां पे आप एरो देखेंगे तो रेज ऑफ लाइट आर कमिंग। ठीक है, तो तब जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा, दैट वेव फ्रंट इज कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 points on a wavefront? What is the phase difference between the 2 points on a wavefront? तो हमने अभी बात की कि वेव फ्रंट के अंदर क्या होता है। पहले तो वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। अगर बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे वाइब्रेट कर रहे हैं, विच आर वाइब्रेटिंग सेम फेज, का मतलब होगा कि अगर एक क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, सारे के सारे खड़े हो गए और इकट्ठे बैठ गए, इकट्ठे खड़े हो गए, इकट्ठे बैठ गए, दैट इज नोन एज सेम फेज। तो बोलता है कि कोई वेव फ्रंट होगा, उसमें 2 पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हमने अभी बोला कि ऑल द पॉइंट्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, इट मींस द फेज डिफरेंस विल बी 0। इट मींस फेज डिफरेंस विल बी 0। अब नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज हाइजन प्रिंसिपल। दैट इज हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, किसके लिए? फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी टाइम, कि वेव फ्रंट ज्योमेट्रिकली कैसे बनता है। फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी टाइम, हाइजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें एक हाइपोथेसिस दी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किसी वेव फ्रंट की कैसे होती है। ठीक है, और उन्होंने तरीका बताया कि वेव फ्रंट जो है किसी मीडियम में ट्रेवल कैसे करता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप पॉन्ड के किनारे खड़े हैं, किसी तालाब के किनारे खड़े हैं जिसमें पानी बिल्कुल रुका हुआ है। ये पॉन्ड है, इसमें पानी रुका हुआ है। आप बीच में एक पत्थर मारते हो,
तो आप देखते हो वेव्स कैसे जाती हैं, इस तरह से चलती हैं, ऐसे ही जाएंगी ना, हमने ऑब्जर्व किया होगा। तो जो वेव फ्रंट है, हाइजन ने बोला कि कोई भी वेव फ्रंट जो है वो किसी मीडियम के अंदर कैसे ट्रेवल करता है, उसका तरीका हाइजन ने बताया, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइजन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब हाइजन ने क्या स्टेटमेंट दी, हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, कि हमारे पास कोई भी वेव फ्रंट है अगर, ठीक है, मैंने वॉयलेट कलर जो है, हाँ ये मान लेता हूं मैं कोई वेव फ्रंट है, ये कोई सोर्स है, इसके सामने ये वॉयलेट कलर का एक वेव फ्रंट है, विजिबल है सभी को? ठीक है, तो हाइजन ने क्या कहा कि ये जो वेव फ्रंट है वॉयलेट कलर का, इसके ऊपर हर एक पॉइंट पॉइंट्स विजिबल है सभी को, गिव्स राइज टू secondary wavelets, gives rise to secondary wavelets. Every point on a given wave front, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री वेव फ्रंट या प्राइमरी वेव फ्रंट। Every point on the primary wavefront, given wavefront, will give rise to a new disturbance. Will give rise to a new disturbance which is known as secondary wavelets. ये बना दिए। Will give rise to new disturbance which is known as secondary wavelets. Which travels in all directions. ये जो secondary wavelets होंगे ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल, अब ये ऐसे स्फेरिकल होगा, सोर्स ये है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, तो ये हर एक जगह होंगे, ठीक है, विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। द सरफेस टचिंग, जो मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, द सरफेस टचिंग सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली, ये वाली लाइन, द सरफेस टचेज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली in forward direction. The surface touching these wavelets tangentially in forward direction at any instant. At any instant gives a new wavefront. And that new wavefront, this one is known as secondary wavefront. Known as secondary wavefront. दोबारा से, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मानो एक बल्ब है, ठीक है, तो इससे हर डायरेक्शन में रेज निकलेंगी, मैं रेज भी बना देता हूं, समझना है आपने, हर डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, और वेव फ्रंट ये होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, और इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। अब हाइजन क्या बोलते हैं कि प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो होगा, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट जो होगा, इट विल गिव राइज टू ए न्यू डिस्टर्बेंस,
और ये जो न्यू डिस्टर्बेंस है, इस न्यू डिस्टर्बेंस को बोलेंगे हम सेकेंडरी वेवलेट। इस न्यू डिस्टर्बेंस को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, और इन सेकेंडरी वेवलेट के फ्रंट साइड में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन को बोलेंगे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये सोर्स है, ग्रीन लाइन जो है ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, इसके ऊपर ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक नई डिस्टर्बेंस, जो मैंने ब्लू कलर के गोले बनाए हुए हैं, इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, और ये बाहर जो मैंने लाइन लगाई हुई है इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट। फाइन। इसी तरह से आगे देखें, ये प्लेन वेव फ्रंट बनाया है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है, ठीक है, तो ए बी ये आ गया मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके ऊपर ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, और ये जो सर्कल्स हैं दीज आर सेकेंडरी वेवलेट्स, और इनके फ्रंट में एक जो लाइन है टेंजेंशियली, टेंजेंट, ये लाइन होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल में भी बता दिया मैंने आपको, प्लेन में भी बता दिया। अब यहां से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करेगा या ज्योमेट्रिकली कैसे वेव फ्रंट बनेगा। तो हमने क्या किया, कोई वेव फ्रंट है, बहुत बड़ा वेव फ्रंट है, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया, सेक्शन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी। कोई वेव फ्रंट है, उसका छोटा सा सेक्शन ले लिया मैंने ए बी। ठीक है, और जिसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट कहां होगा? टाइम टी के बाद, कुछ देर टाइम टी के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट मैंने ये बनाया हुआ है, तो टी टाइम के बाद ये सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके ऊपर पॉइंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट कहां बनेगा ये बोलना जा रहा हूं मैं। The position of the secondary wave front after time t। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 4 पॉइंट मान लिए मैंने। एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये 4th पॉइंट। 4 पॉइंट आ गए मेरे पास। ये 4 पॉइंट्स जो होंगे ये नई डिस्टर्बेंस सेकेंडरी वेवलेट्स को क्रिएट करेंगे। ओके, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट इन टाइम टी? तो लाइट है, तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? c। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस जो है लाइट ट्रेवल करेगी टाइम टी के अंदर, c इंटू टी। ठीक है, अब हम क्या मान लेंगे कि हर एक पॉइंट जो वो सेंटर है, हर एक पॉइंट क्या है? सेंटर है, और हम स्फेयर्स ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस c इंटू टी।
हम स्फेयर ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस, रेडियस कितना c इंटू टी, इस रेडियस के स्फेयर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हमने 4 स्फेयर्स बना दिए और फिर उन 4 स्फेयर्स के फ्रंट को हम स्ट्रेट लाइन से टच कर देंगे, मतलब उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये बन गया A2B2, ये बन गया A2B2, और इस A2B2 को हम, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। तो ये था हाइजन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट कब होगा, जब सोर्स ऑफ लाइट होगा। सोर्स ऑफ लाइट है, उसके आगे वेव फ्रंट बना, उस प्राइमरी वेव फ्रंट को हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो, उसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे दे विल गिव राइज टू ए न्यू डिस्टर्बेंस, उनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं उनको अगर टेंजेंशियली फ्रंट साइड से हम मिला दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें उनके ऊपर, तो वो बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, अगला है टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट, laws of reflection on the basis of Huygens principle। अब laws of reflection है क्या? पहला law of reflection तो ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ यही बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रे ऑप्टिक्स में तो हमने पढ़ा हुआ है, 10th में भी किया होगा आपने, पर अब हम यहां पे उसको हाइजन प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है तो मुझे एक मिरर चाहिए। मैंने एक मिरर ले लिया M1 M2, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर को है कि लाइट ऊपर से आएगी और रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। अब मैंने क्या किया, 3 रेज ले ली, 1 2 3, तीनों पैरेलल हैं आपस में, और तीनों रेज को किसी एंगल आई, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो तीनों रेज जो है वो, ये ब्लू लाइंस जो है ये नॉर्मल है, ब्लू लाइंस क्या है, नॉर्मल है। तो तीनों रेज सरफेस M1 M2 के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं एट एन एंगल आई। तीनों देख लो, आई, ये भी आई और ये भी आई। ठीक है, अब ये जो है ग्रीन लाइन ए और बी के बीच में एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये परपेंडिकुलर जो ग्रीन लाइन जो है ये होगा वेव फ्रंट। तो आप देख सकते हो वेव फ्रंट जो है वो रेज के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये रेज रिफ्लेक्ट हुई और यहां को चली गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बना रही हैं वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो येलो लाइन से जो मैंने बनाया हुआ है ए डैश बी डैश, इसको बोलेंगे हम, ये भी क्या है, वेव फ्रंट है। तो ए बी वेव फ्रंट जो है वो रिफ्लेक्ट होके क्या बन गया, ए डैश बी डैश। तो अगर रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो वेव फ्रंट भी रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, इसी चीज को हमने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइजन प्रिंसिपल।
तो अगर आप थ्योरी को देखें अपने नोटबुक्स में, तो एंगल बी ए डैश अगर रे एंगल बना रही है आई विद नॉर्मल, तो वेव फ्रंट भी एंगल बनाएगा आई विद दिस प्लेन। तो एंगल बी ए डैश के आ गया मेरे पास आई। ठीक है, तो हाइजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट गिव्स राइज टू सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके ऊपर हर एक पॉइंट जो होगा वो क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी वेवलेट्स। अब मैं बात करता हूं कि सेकेंडरी वेवलेट जो पॉइंट बी के ऊपर है, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी ए डैश, कितने टाइम में करेगा? क्योंकि ये तो यहीं पे है, ये वाला पॉइंट जो होगा ये यहीं पे है, मिरर पे ही है, पर ये दूर है, ये यहां से कितने टाइम में पहुंचता है ए डैश तक। ठीक है, मतलब बी ए डैश जो डिस्टेंस है हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि बी जो है ए डैश तक पहुंच रहा है टी टाइम के अंदर। अब है क्या, ये लाइट ही है, तो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है सी। तो हम यहां से डिस्टेंस बी ए डैश कैलकुलेट कर लेंगे, और वो डिस्टेंस बी ए डैश जो है वो मेरे पास आएगा सी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पीछे दोबारा से देखें कि इस वेव फ्रंट ने अब रिफ्लेक्ट होना है ऐसे, ये जो येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अब इस पॉइंट, ये पॉइंट यहां से यहां कितनी देर में पहुंचा, ए से जो पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट का ए पे है, वो बी डैश पे कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यानी कि ए बी डैश। ठीक है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टी टाइम में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, इट विल ट्रेवल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, बिकॉज टाइम इज सेम और लाइट है तो वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ए बी डैश क्या आ गया, सी इंटू टी। ठीक है, यहां से हमने ये बता दिया कि जो डिस्टेंस है बी ए डैश और ए बी डैश, दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम है। अब एंगल आई क्या है, बी ए डैश, और एंगल आर क्या है, बी डैश ए। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करें, एक ये ट्राइंगल आ गई और एक ये ट्राइंगल आ गई, तो सबसे पहली बात है कि इनमें एक साइड कॉमन है। कौन सी साइड कॉमन है, ए डैश। दोनों ट्राइंगल्स की बात करें हम, इसमें और इसमें, ये वाली साइड जो है नीचे वाली, जो मिरर के साथ टच हो रही है, मिरर वाली साइड, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, ए बी डैश जो है वो बी ए डैश के इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, तीसरी चीज, एंगल बी और बी डैश, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों एंगल 90 डिग्री के, दोनों एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स कैसी हुई, कॉन्ग्रुएंट। तो इट मींस एंगल आई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल ये वाला आई, इट विल बी इक्वल टू दिस एंगल आर, विच इज फर्स्ट, या आप सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो है कि
इंसिडेंट, अब इसमें हम रेज नहीं बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तीनों प्लेन ऑफ पेपर पे होंगे, तीनों प्लेन ऑफ पेपर पे होंगे परपेंडिकुलरली, जो कि दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। तो पहले लॉ देखो बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, हमें दो ट्रायंगल्स मिल रही हैं ए बी ए डैश, और एक मिल रही है हमें ए बी डैश ए डैश। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने ये प्रूव किया कि बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि एंगल बी और बी डैश जो है वो दोनों 90 डिग्री हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो है ए ए डैश कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ए ए डैश क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहां से मैंने प्रूव कर दिया ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए वो उनका जो ये वाला एंगल होगा आई और आर, ये वाले एंगल्स जो रहेंगे ये भी क्या होंगे, सेम होंगे, विच इज फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ यही बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा कि इंसिडेंट वेव फ्रंट जो मेरा कौन सा है, ए बी, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए डैश बी डैश लाइज परपेंडिकुलरली ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, विच इज सेकेंड लॉ। अब आगे है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहते थे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमें इसको प्रूव करना है, और इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो है। दूसरे में रेस की बात करें, रे ऑप्टिक्स की बात करें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। तो वैसे यहां पे होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। इस चीज को सिंपली हमें प्रूव करना है। तो यहां पे फिर से, यहां पे मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने हैं। तो मैं दो मीडियम ले लूंगा, ये मीडियम आ गया रेरर मीडियम और ये मीडियम आ गया डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, और मैंने एक वेव फ्रंट ले लिया ए बी। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर मैं 3 रेज ले लूंगा, 1 2 3। ये रेज जो हैं और ये जो रेड वर्टिकल लाइंस है, दीज आर द नॉर्मल्स। तो ये रेज जो है यहां पे बनाएंगी एंगल आई, इधर भी इधर भी इधर भी, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो भी एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो मीडियम्स हैं, और एक्स वाई जो है वो इन दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। और मैंने बोला ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो ये जो रेज है जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे, दे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ग्रीन लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट की हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज। तो ए बी अगर मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो ए डैश बी डैश जो है
ए डैश बी डैश जो है मेरा वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। बस मुझे अब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो एंगल बना रहा है आई, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बना रहा है वो है ये आर। तो मुझे साइन आई और साइन आर, ठीक है, ये दोनों निकालने हैं। इन दोनों को निकालने के लिए मैं कौन कौन सी ट्राइंगल्स ले लूंगा? साइन आई निकालना है तो ए बी ए डैश ट्राइंगल ले लूंगा, और साइन आर निकालना है तो ए बी डैश ए डैश ट्राइंगल ले लूंगा। और इनसे मैं साइन आई निकाल लूंगा। साइन आई क्या आया मेरे पास? बी ए डैश अपॉन ए डैश। इसी तरह से साइन आर क्या आएगा मेरे पास? ए बी डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, एक को इक्वेशन 1 ले लो, एक को इक्वेशन 2 ले लो। कल से मैं ऐसा सिस्टम रखूंगा, मेरे से बात भी कर सकते हो ड्यूरिंग द क्लास। आई विल यूज हेडफोन्स एंड सो दैट यू कैन टॉक टू मी ड्यूरिंग द क्लास। तो साइन आई निकाल लिया मैंने, साइन आई मेरे पास आ गया बी ए डैश अपॉन ए डैश। साइन आर निकाल लिया मैंने ए बी डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर जो कटते हैं, कट क्या रहा था? ए डैश कट रहा था, उसको काट दिया हमने, तो हमारे पास क्या रह गया? ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। अब ए डैश बी, वही बात आ गई, ए डैश बी कि यहां पे जो पॉइंट होगा इस वेव फ्रंट के ऊपर, वो ए डैश तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इसको बोलेंगे हम बी ए डैश। ए डैश बी या बी ए डैश, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अब है पार्टिकल, लाइट है, ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि पिछले केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम था, तो वेलोसिटी हमने दोनों केसेस में सेम रखी थी, चाहे बी ए डैश निकाला था चाहे ए बी डैश निकाला था, वेलोसिटी सेम थी। अब यहां पे दो मीडियम इन्वॉल्व है, तो एक मीडियम में वेलोसिटी मैं लूंगा c1 और दूसरे मीडियम में मैं वेलोसिटी लूंगा c2। ठीक है, तो जब मैं बी ए डैश निकालूंगा तो उस समय मेरी वेलोसिटी में क्या लिखूंगा? बी ए डैश इज इक्वल टू c1 इंटू टी। बी से ए डैश तक पहुंचने में टी टाइम लगा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो बी ए डैश आ जाएगा c1 इंटू टी, और इसी तरह से ए बी डैश जो है ये आएगा c2 इंटू टी। तो बी ए डैश और ए बी डैश मेरे पास आ जाएंगे, बी ए डैश आ गया c1 इंटू टी और ए बी डैश आ गया मेरे पास c2 इंटू टी। टी से टी कट गए, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बट c1 अपॉन c2 क्या होता है? म्यू। रे ऑप्टिक्स में हमने किया है, जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था और सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द लाइट इनटू मीडियम्स। ठीक है, एक मीडियम में वेलोसिटी c1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी c2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से हमने फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव कर दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया, जो ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। दूसरा लॉ क्या बोलेगा? दूसरा लॉ जो है रिफ्रैक्शन का, वो ये कहता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड, पिछले केस में रिफ्लेक्टेड, इस केस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट lie on the plane of paper perpendicularly,
जैसा उसमें था इसमें भी आप वैसे ही लिखोगे। तो ये हमने प्रूव कर दिए दोनों, एक्सप्लेन भी कर दिए दोनों लॉज। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। दोनों में आपने ट्रायंगल्स चूज करनी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने ट्रायंगल से साइन आई और साइन आर निकालना है। बी ए डैश निकाल लो, ए बी डैश निकाल लो। बी ए डैश आएगा यहां पे C1 इंटू टी, ए बी डैश आएगा यहां पे C2 इंटू टी। साइन आई अपॉन साइन आर करो, जो कटते ए डैश कट जाएगा, आपके पास ये बचेगा। इन दोनों की वैल्यू C1 इंटू टी, C2 इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, C1 अपॉन C2। और आज तक मुझे भी ये टफ लगते थे, बहुत आसान है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें। आगे एक मैंने नोट लिखवाया है, अगर आप उसको देखें, जब वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सोर्स की। किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी है। दूसरा, दो डिफरेंट मीडियम, ये तो हमें पहले से पता है, दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर, दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। यह बात भी आपने अब याद रखनी है, ठीक है। तीसरा, डिफरेंट मीडियम्स के अंदर वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। 3 पॉइंट आप ध्यान में रखोगे अपने, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ऑलरेडी यू डिड दिस इन क्लास +1, वेव्स वाले चैप्टर में आपने किया हुआ है, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें दो या दो से ज्यादा वेव्स हो, उनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। दो या दो से ज्यादा वेव्स हैं, वो सुपर इंपोज हो रही हैं। मान लेते हैं शिखा और वंशिका दोनों क्लास में बैठी हुई हैं। शिखा बोल रही है, उसकी अपनी वेव्स हैं, वंशिका बोल रही है, उसकी अपनी वेव्स हैं, दोनों इकट्ठी बोल रही हैं, तो दोनों की वेव्स क्या होंगी? सुपर इंपोज होंगी। और जब ये दोनों बोलना शुरू करेंगे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो मतलब इनकी दोनों की वेव्स, हरे शिखा की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी वेवलेंथ होगी, इसके मुंह से जो आवाज निकल रही है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपनी वेवलेंथ होगी, वंशिका के मुंह से जो आवाज आ रही है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ होगी। अब जब दोनों इकट्ठी एक ही रूम में बैठी हैं, दोनों इकट्ठी बात कर रही हैं, तो दोनों की वेव्स क्या होंगी? सुपर इंपोज होंगी और कुछ नई वेव बनेगी, ठीक है। अब अगर दोनों इकट्ठी, जैसे आप असेंबली में गाना गाते हो, असेंबली में होते हैं, प्रेयर करते हैं, तो सारे इकट्ठे गाते हैं, तो वेव्स जो होती हैं वो सुपर इंपोज हो रही हैं। वहां भी वेव्स क्या हो रही हैं? सारे बच्चों की वेव सुपर इंपोज हो रही हैं, ठीक है। तो एक जब कलेक्टिव एक साउंड जो निकलती है, दैट इज वो एक नई वेव बन जाती है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो हमें एनेबल करता है टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेव्स, ठीक है। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि y1, y2, y3, y4 are the displacements of the waves traveling in a medium. y1, y2, y3, yn are the displacements of the waves traveling in a medium. तो इन सभी का रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर सम होगा इन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का। पहले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरे पार्टिकल की y2, तीसरे पार्टिकल की y3, ओके।
तो इन सभी का वेक्टर सम जो होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पता चलता है। आगे आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करेगा, ठीक है, जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करेगा तो रिजल्टेंट वेव जो होगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब आते हैं मजेदार टॉपिक के ऊपर। ये तो वही आ गया क्रस्ट और ट्रफ। मजेदार टॉपिक है कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट अब अलग अलग होते हैं। सोर्सेज, जो भी चीज लाइट एमिट कर रही है दैट इज ट्रीटेड एज सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सोर्सेज ऑफ उन सोर्सेज ऑफ लाइट को हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे जो कंटिन्यूअस लाइट वेव्स एमिट करे, जो कंटिन्यूअसली ऐसी लाइट वेव्स एमिट करे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है या तो सेम हो, एक तो फ्रीक्वेंसी सेम हो, दूसरा उनके बीच का फेज डिफरेंस ना हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो ये बल्ब है, ये कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी एक बल्ब है, या यहां पे देख लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इस सोर्स ऑफ लाइट से अपनी वेव्स निकलेंगी, इस सोर्स ऑफ लाइट से अपनी वेव्स निकलेंगी। अब ये दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं इनको हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स एमिट करें, साथ में या तो उन वेव्स के का फेज डिफरेंस जीरो हो या उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। उनका फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। क्लियर हुआ? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट, उनको कोहेरेंट बोलेंगे। अब दो बच्चे हैं, उनको जुड़वा कब बोलते हैं? उनको जुड़वा कब बोलते हैं? जब उनका फेस भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, उनके पेरेंट्स भी सेम है, तभी जुड़वा हुए। तो वैसे दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे अगर उनसे निकलने वाली वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। बड़े ध्यान से समझने वाली बातें हैं ये। उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच वेव्स हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा। वेव्स हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस होने का मतलब मैंने यहां समझाया है, ये ऐसे है, ये वेव और ये वेव, इनका फेज डिफरेंस जीरो है। पर अगर आप बात करें इस वेव की और इस वेव की तो इनके बीच में फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये और ये सोर्सेज जो हैं ये कोहेरेंट नहीं हो सकते, पर ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होंगे। फेज डिफरेंस जीरो हो गया, फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम है। या इनके बीच में फेज डिफरेंस जो है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। इनके बीच का फेज डिफरेंस दैट मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं उन्हें हम नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो ना हो या कांस्टेंट ना हो।
या which emits the light waves of non-constant phase difference, या which do not emit the lights of constant phase difference, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव्स को एमिट नहीं करते हैं, उन सोर्सेज ऑफ लाइट को हम बोलते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट आपने समझ लिया, दो तरह के होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कि हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स, अब आप बोलोगे सर मैंने दो फिलिप्स के बल्ब ले लिए, मैंने दोनों बल्ब साथ में रख दिए, अब ये दोनों बल्ब क्या हुए, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए। इज इट पॉसिबल? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो कब सकते हैं? अगर दोनों जो बल्ब हैं उनसे निकलने वाली लाइट वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस हो। ठीक है, नहीं कब हो सकते हैं? उनसे निकलने वाली लाइट जो है उसका फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट ना हो, नॉन जीरो हो और कभी भी कांस्टेंट ना हो, तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें कोहेरेंट सोर्सेज फाइंड आउट करने हैं। कैसे कोई दो सोर्सेज जो उस कैसे हम किन्हीं दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बना सकते हैं। सोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यूज करेंगे और क्रोमेटिक डिवाइस यूज करेंगे, जिससे हमें जो आगे वेव्स मिलेंगी वो कैसी होंगी, वो कैसी वेव्स होंगी, वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी और जिनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। दूसरा, ये जो सोर्स है इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है। तीसरा, पाथ डिफरेंस। आप तीन चीजें याद रखिए। पहला तो आ गया कि सिंगल सोर्स, ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, एक वर्ड नया, क्रोमेटिक। हमें क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स पूरी पढ़ लेते हैं, हमें यही नहीं पता होता कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, क्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है। दो वर्ड आप यहां पे करने जा रहे हो वेव ऑप्टिक्स में। फेज डिफरेंस तो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है कि दो वेव्स हैं, हमने करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी, इलेक्ट्रिक करंट में भी हमने किया था कि दो वेव I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी किया था ना। फिर हम बोलते थे कि करंट और EMF के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है कुछ याद, फेजर डायग्राम्स वगैरह। ठीक है, तो फेज डिफरेंस नाम तो हमने सुना हुआ है। अब बात आएगी पाथ डिफरेंस की। हमें पाथ डिफरेंस भी समझना है। ओके, तो पहला तो आ गया हमारा कि सोर्स ऑफ लाइट इट शुड बी सिंगल सोर्स होना चाहिए। आगे क्रोमेटिक डिवाइस लगा के हम ऑब्टेन कर सकते हैं वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। दूसरा कि सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट का होना चाहिए और दोनों जो वेव्स निकल रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस, जो वेव्स निकल रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो बहुत कम होना चाहिए। अब मैं पाथ डिफरेंस की बात करूंगा। पाथ डिफरेंस होता क्या है, एक वेव यहां से चली, दूसरी वेव यहां है, ये जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों का पाथ, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस जो बहुत कम होना चाहिए। तीसरा
कि जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना। हम फ्रीक्वेंसी की तो बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, पर एम्पलीट्यूड इट शुड आल्सो बी, एम्पलीट्यूड शुड आल्सो बी सेम। एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोहेरेंट सोर्सेज हम बना सकते हैं, अगर हम ये बोलें दो अलग अलग सोर्सेज ले लें और उनको हम कोहेरेंट बन सकते हैं। साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर सिंपलेस्ट वे टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, क्योंकि आगे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो इसलिए हमारे पास ये तरीके हैं कि सिंगल सोर्स से हम बना सकते हैं, सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा उनके बीच का पाथ डिफरेंस जो बहुत कम होना चाहिए, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? शुड बी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड शुड बी सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो मैंने बात अभी की आपसे कि कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज बी कोहेरेंट? क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, मान लो एक बल्ब जला दिए, एक ट्यूब जला दी, क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है कोहेरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं जब इल्यूमिनेट होंगे तो इन सोर्सेज के, अब लाइट कैसे एमिट होती है? लाइट कैसे एमिट होगी कि जो सोर्सेज हैं वो जैसे हम उन दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को जलाएंगे, उनको इल्यूमिनेट करेंगे, तो उनके एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं बाय हीट के कारण उनके एटम्स जो हैं वो कहां चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से वो वापिस आते हैं ग्राउंड स्टेट को, एक्साइटेड स्टेट से वो वापिस आते हैं ग्राउंड स्टेट को और एमिट करते हैं क्या? एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और ये जो जब एमिट करते हैं वो एनर्जी, तो जो लाइट वेव्स निकलती हैं उनके जो, अब क्या होगा कि एक सोर्स ये है, इसको इल्यूमिनेट किया, इसको इल्यूमिनेट किया, इल्यूमिनेट मतलब जलाना, इसको इल्यूमिनेट किया, अब इसके जो एटम होंगे वो कहां चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। अब इसको आप स्फेरिकल वेव फ्रंट मत समझिए, एक सोर्स है, उसके जो एटम है वो कहां, एटम से इलेक्ट्रॉन कहीं किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से वो वापिस आता है तो वो रेडिएशंस एमिट करता है, एच न्यू। ठीक है, ये भी है, ये इंडिपेंडेंट अलग सोर्स है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन मान लो इसका n शेल तक गया, इसका इलेक्ट्रॉन जो है कहीं नीचे ही रह गया, और ये भी वापिस आ रहा है ग्राउंड स्टेट को, तो ये भी रेडिएशन जो एमिट करेगा। तो ये जो रेडिएशंस होंगी, ठीक है, इनका फेज जो है सेम नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। मेन प्रॉब्लम आती है फेज की, फ्रीक्वेंसी कुड बी सेम, पर जो फेज डिफरेंस है, क्योंकि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट के बीच में डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं हम? इसी से कर रहे हैं, फेज डिफरेंस से ही कर रहे हैं कि एक में कांस्टेंट या सेम फेज डिफरेंस होता है, दूसरे में नॉन कांस्टेंट सेम फेज डिफरेंस होता है। तो दो अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो उनके एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं, और जो उन लाइट को हमने देखा है, ऑब्जर्व किया गया है साइंटिफिकली कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट कभी नहीं होता है। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट, कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। ठीक है, आगे मजेदार चीज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट इंटरफेयर करती है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? ठीक है, और व्हाट आर इट्स टाइप। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंटरफेरेंस मीन्स फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। Interference is the phenomena of redistribution of light energy in a medium due to superposition of waves, due to superposition of
light waves from two coherent sources of light. अब दो coherent sources of light हैं, उनसे लाइट वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, और वो लाइट वेव्स जो है किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, तो वो लाइट वेव्स क्या होगा, सुपर इम्पोज होंगी, जिसके कारण एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप देखेंगे कि आप दो बल्ब जला लो अपने घर में, पास पास रख दो, सेम बल्ब हो, ठीक है, तो आप देखोगे दोनों बल्ब के नीचे भी कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहां पे डार्कनेस होगी, जहां पे डार्क, एक कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ एक बल्ब एक कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, दूसरा बल्ब दूसरा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं और दोनों जो है सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट वेव्स जो हैं उनको एमिट कर रहे हैं, तो वो लाइट वेव्स जो निकलेंगी वो लाइट वेव क्या होंगी, सुपर इंपोज होंगी, जिसके कारण जो एनर्जी होगी उन लाइट वेव्स की वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें जो वेव्स है उनकी जो लाइट एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है जब दो वेव्स फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आपस में सुपर इंपोज होती हैं, ठीक है। अब इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह की होती है, इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल देता हूं मैं, साहिल प्रगुन को बोलता चल खेलने चलते हैं, ठीक है, या साहिल प्रगुन को बोलता चल पढ़ते हैं, तो विच वन इज कंस्ट्रक्टिव, विच वन इज डिस्ट्रक्टिव? तो इस केस में तो कंस्ट्रक्टिव, अगर प्रगुन अच्छा प्लेयर बन जाता है तो कंस्ट्रक्टिव है, और प्रगुन पढ़ाई छोड़ के चला जाता है तो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव मींस जब अब दो लाइट बल्ब, आप एक बल्ब लगा हुआ है रूम में, दूसरा बल्ब क्यों लगाते हैं कि लाइट बढ़ जाए, यही पर्पस होता है ना हमारा, ठीक है, लाइट इंक्रीज हो। एक बल्ब है, दूसरा बल्ब इसलिए लगाया जाता है कि रूम में लाइट और बढ़ जाए और लाइट इंक्रीज हो जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि आप 10 बल्ब लगा दो, लाइट फिर उतनी की उतनी रहती है, तो वहां पे क्या होता है, लाइट वेव्स जो है उनकी क्या होता है, इंटरफेरेंस होती है, वो आपस में सुपर इंपोज करती हैं। दो तरह की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी अगर उन लाइट वेव्स की तो लाइट बढ़ जाएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो लाइट वेव्स की जो लाइट उस एरिया के अंदर क्या होगा, कम हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह की होती है, वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और अदर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी कि कुछ ऐसे एरियाज होंगे, दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, कुछ ऐसे एरियाज होंगे, अब दोनों क्या कर रहे हैं, वेव्स एमिट कर रहे हैं। अब वेव्स एमिट कर रहे हैं तो वेव्स सुपर इंपोज भी होंगी। सुपर इंपोज दो तरीके से हो सकती हैं कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे आ गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा, पर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे आ गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का कम होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब एक वेव का क्रस्ट जो है दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर आएगा, जिसके कारण रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह की इंटरफेरेंस जो होती है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी इंटरफेरेंस रहती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करे, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कम हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव ये भी कम हो जाएगी, और इस तरह की जो हम इंटरफेरेंस कहेंगे उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने क्या क्या रिवाइज किया, बहुत कुछ पढ़ लिया,
ठीक है, पहले तो हमने ये पढ़ा कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। ठीक है, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि लाइट, रे ऑप्टिक्स में तो हमने देखा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, पर वेव ऑप्टिक्स जो है हमें रिलेशन बताती है, ये भी कहती है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और साथ में हमें रिलेशन बताती है रेज ऑफ लाइट और वेव्स के बीच में। यहीं से शुरुआत की। ठीक है, फिर हमने हाइजन प्रिंसिपल पढ़ा। हाइजन प्रिंसिपल से हमें क्या पता चला कि हमने दो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उनको प्रूव किया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर हमें क्या प्रूव करना था कि ट्राइंगल जो है ए बी ए डैश, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी आएगी, बी ए डैश बी डैश। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि एक साइड जो मिरर की वाली साइड है वो कॉमन होगी, एक एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। यहां से मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। ठीक है, और अगर आप बुक में देखोगे, थोड़ा सा इसको देखोगे, बड़ा कुछ लिखा होता है। ठीक है, और एक साइड भी बता दी है, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। ठीक है, ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, सेकंड लॉ आपको पता ही है कि आप बोलोगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दोनों लाई ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, बोथ लाई ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, तो यहां परपेंडिकुलरली, तो ये आ गया आपका सेकंड लॉ। इसी तरह से आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किया, वहां पे आपको क्या था, साइन आई और साइन आर निकालना है। बस आपकी अगर जो डायग्राम आप बना रहे हो, दैट डायग्राम मस्ट बी परफेक्ट एंड इट मस्ट बी क्लियर। समझोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको फिर से वही ट्रायंगल्स के नाम वही रहेंगे। ठीक है, पर ये हो गया कि अब एंगल आई एंगल आर के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेज क्या होती है, बेंड हो जाती है, तो एंगल आई बड़ा ज्यादा होता है, एंगल आर कम होता है। तो हमें ये चीज तो प्रूव नहीं करनी है, तो वहां तो हमें प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ हमने रिफ्रैक्शन ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात की, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद आज हमने किया कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। उसके बाद हमने अभी क्या किया रिसेंटली कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जो है इनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो कौन से सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट हो सकते हैं। बाद में एक लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट हो सकते हैं, तो हमने बोला नहीं, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जब इल्यूमिनेट होंगे तो उनके एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के आते समय दे विल एमिट द वेव्स, they will emit the waves which can never be in constant phase difference, उनका फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, लास्ट हमने किया आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। तो दो बल्ब भी जला दो आसपास में, तब भी आप उसको ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड एट सम प्लेसेस देयर इज डार्कनेस। ठीक है, तो जहां पे डार्कनेस है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जहां पे ब्राइटनेस है कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां लाइट बढ़ चुकी होगी, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे लाइट कम हो जाएगी। जहां कम हो जाएगी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, जहां पे लाइट बढ़ गई वहां पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है।